Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the second last topic of non-aqueous titration, जो कि आपका है estimation of sodium benzoate. इससे पहले हमने बात की थी टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, जहाँ पे आपने देखा था एसिडिमेट्री एंड एल्केलीमेट्री. उसको जानना बहुत जरूरी था क्योंकि वो सभी नॉलेज आपके यहाँ पर काम आएगी. ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट. ठीक है, ये आपके एग्जाम में एस्टिमेशन के नाम से भी आ सकता है या फिर एसए के नाम से भी आ सकता है. ठीक है, सोडियम बेंजोएट, गॉट इट. तो आपसे एग्जामिनर एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट पूछ सकता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट पूछ सकता है, एसए ऑफ सोडियम बेंजोएट पूछ सकता है. ठीक है, तो किसी भी रूप में आपके सामने आ जाए, आपको यही सब बातें लिखनी है जो अब आपको बताई जाएंगी. ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको पहचानना होता है कि कंपाउंड आपका किस नेचर का है. तो अगर मैं बात करता हूं, जो आपका सोडियम बेंजोएट है, इसकी स्ट्रक्चर होती है आपकी, दिस इज द बेंजीन, और ये आपका बेंजोइक एसिड से बना है, और बेंजोइक एसिड में H को रिमूव करके आपका सोडियम लगा है, तो दैट इज द सोडियम बेंजोएट. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी फॉर्मूला होता है C6H5COONA, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है. अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करता हूं तो 144.11, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम बेंजोएट. किसी भी कंपाउंड के बारे में आपको ये तीनों बातें पता होनी चाहिए, तभी आप उसका टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन कर सकते हो. तो यहां से हमको पता लगता है कि जो बेंजोइक एसिड है ये आपका वीक एसिड है, और जो सोडियम इसके पास में आया है, ठीक है, वो आपका कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बेस से आया है. तो दैट मीन ये आपका साल्ट होते हुए भी किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है. तो ये आपका बेसिक साल्ट है, दैट मीन वीक बेसिक है. ठीक है, तो यहां से हमको पता लगा दिस इज द बेसिक कंपाउंड. अब आपको ये भी पता है कि बेसिक कंपाउंड के लिए हम लोग क्या करते हैं? एसिडिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं. बेसिक कंपाउंड के लिए हम क्या करते हैं? एसिडिमेट्री यूज करते हैं. ठीक है, एसिडिमेट्री यूज करते हैं. वहां पर आपने तीन बातें जानी थी, तीन चार बातें. सबसे पहले जो आपका टाइट्रेंट होता है वो आपका एसिडिक होगा, ये बात आपने जानी थी. ठीक है, दूसरी बात आपने जानी थी कि जो आपका सोलवेंट है वो भी आपका एसिडिक होगा क्योंकि कंपाउंड आपका बेसिक है. फिर आपने जाना था इंडिकेटर के बारे में. ठीक है, इंडिकेटर आपका क्रिस्टल वायलेट होगा. ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी. बेसिकली सोडियम बेंजोएट का या किसी भी कंपाउंड का जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो वहां पर आपके तीन स्टेप होते हैं. सबसे पहला आपका स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ टाइट्रेंट. ठीक है, अब ये टाइट्रेंट आपका 0.1 नॉर्मल, 1 नॉर्मल, कुछ भी हो सकता है. यहां पर हम टाइट्रेंट ले रहे हैं HClO4, जो कि आपका है परक्लोरिक एसिड. ठीक है, मान लेते हैं मेरे को ये 0.1 नॉर्मल बनाना है. दूसरा स्टेप आपका होता है, यहां पर दूसरा स्टेप होता है इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइट्रेंट. आपने जो टाइट्रेंट बनाया है इसको आपको स्टैंडर्डाइज्ड करना पड़ेगा. और तीसरा एंड फाइनल स्टेप आपका होता है यहां पर एस्से, दैट इज द मेन एस्से ऑफ सोडियम बेंजोएट. ठीक है, तो बेसिकली आपके तीन स्टेप यहां पर होते हैं. ठीक है, जब मैंने आपको एडवांटेज की बात बताई थी तो एडवांटेज में मैंने आपको बताया था ये आपका सिलेक्टिव मेथड होता है. इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टाइट्रेंट वगैरह पहले ही फिक्स कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी यूज कर लेंगे आप लोग, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेंगे या कुछ और यूज कर लेंगे, क्योंकि कंपाउंड आपका बेसिक है. और आप क्या सोचोगे कि बेस तो एसिड के साथ में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं है. यहाँ पर सिलेक्टिव टाइट्रेंट और सिलेक्टिव इंडिकेटर्स आपके यूज होंगे, दैट्स व्हाई इट इज ए सिलेक्टिव मेथड. जब हमने डिसएडवांटेज की बात की थी तो हमने ये भी बात की थी कि यहाँ पर जो आपका टाइट्रेंट होता है इसको हमको बार बार या क्या करना पड़ता है? स्टैंडर्डाइज्ड करना पड़ता है. आपने क्या किया है? 0.1 बनाया है, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा क्या एक्चुअल में 0.1 बना है या नहीं बना है. ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन आपको करना पड़ेगा. तो बेसिकली यहाँ पर आपके तीन स्टेप्स हैं. अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कौन सा इन्वॉल्व होगा? ठीक है, तो आपका ये सोडियम बेंजोएट आपका रिएक्शन करेगा HClO4 के साथ में, परक्लोरिक एसिड के साथ में, और ये हाइड्रोजन यहां से सोडियम को रिमूव कर देगा और ये आपका कन्वर्ट होगा अगेन बेंजोइक एसिड में, और साथ ही साथ आपका बनाएगा सोडियम परक्लोरेट. ठीक है, सोडियम
पर क्लोरेट। और ये हमारा टारगेट है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। और इसी पॉइंट पर आपका इंडिकेटर भी क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। इंडिकेटर हमने क्रिस्टल वायलेट यूज किया है, तो एंड पॉइंट पर आपका ये लाइट ग्रीन कलर देगा, ठीक है। ये आपका वायलेट कलर से लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे आपको एंड पॉइंट पता लगेगा। गॉट इट। तो चलिए अब बात करते हैं पहले स्टेप्स के बारे में कि आप परक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो मैं सिंपली बता देता हूं आपको, 900 ml आपको लेना है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें आपको 8.4 ml डालना है परक्लोरिक एसिड। बट कंडीशन क्या है, यहां पर आपको ये ड्रॉप वाइज डालना पड़ेगा, ठीक है, ड्रॉप वाइज एंड कंटिन्यूअस स्टिरिंग के साथ में। आप कंटिन्यूअसली इसको स्टिरिंग करते रहोगे, ठीक है, कंटिन्यूअसली स्टिरिंग। ये डालने के बाद में आपको यहां पर ऐड करना है 30 ml एसिटिक एनहाइड्राइड, 30 ml एसिटिक एनहाइड्राइड। ये भी आपको अगेन ड्रॉप वाइज एंड कंटिन्यूअस स्टिरिंग के साथ में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनली आप इसकी मेकअप कर दोगे वॉल्यूम, मेकअप वॉल्यूम अप टू 1000 ml विद ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ में इसकी वॉल्यूम 1000 ml तक मेकअप कर दोगे। तो ये आपका सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बातें क्या है, सबसे पहली बात है कि HClO4 का हमने 8.4 ही क्यों लिया, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग 0.1 बना रहे हैं, तो ये हमने 1 या 8.4 ml ही क्यों लिया। दूसरी बात कि एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या रोल है यहाँ पर, ठीक है। आपको सॉल्यूशन बनाना है तो सिंपल इसमें बोल दीजिए ये क्यों यूज करना पड़ा, इसका रीजन आपको जानना है। और तीसरी बात, क्या हम तीनों को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो तीनों रीजन आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके कि एसिटिक एनहाइड्राइड को हम लोग डायरेक्ट इसमें क्यों नहीं डाल सकते। इसका रीजन क्या है कि एसिटिक एनहाइड्राइड आपके कंसंट्रेटेड परक्लोरिक एसिड के साथ में एक्सप्लोजिव इफेक्ट देता है। अगर आप डायरेक्टली दोनों को ऐड कर देते हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आ जाते हो, तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। आग लग सकती है आपकी लेबोरेटरीज में। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले परक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट कर लेते हैं एसिटिक एसिड के साथ में, ठीक है। तो इसी रीजन की वजह से हमने एसिटिक एनहाइड्राइड को डायरेक्टली ऊपर वाले मिक्सचर में ऐड नहीं किया है। हमने क्या किया है, पहले इसको डाइल्यूट किया कंटिन्यूअसली एंड ड्रॉप वाइज, फिर ड्रॉप वाइज ही हमने क्या डाला, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एक्सप्लोजन से बचने के लिए, कोई दुर्घटना ना हो, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बाद में ऐड करते हैं जब आपका परक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हो जाएगा। तो पहला रीजन आपको पता लग गया। दूसरा रीजन क्या है यहाँ पर आपका कि एसिटिक एनहाइड्राइड का रोल क्या है। देखिए बेसिकली आपका जो परक्लोरिक एसिड होता है ये आपका 72% प्योर होता है, ठीक है, 100% प्योर नहीं होता। और दूसरी बात, आपने ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज किया है, तो इन दोनों के अंदर आपका वाटर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। 72% है तो दैट मीन बाकी की इंप्योरिटी होगी, और इंप्योरिटी में आपका वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो एक्सेसिव वाटर है आपका, जो अनवांटेड वाटर है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। और रिमूव कौन करता है, आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या करेगा आपका, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये आपके वाटर के साथ में रिएक्शन करके ये आपका बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, जो आपका अनवांटेड वाटर है इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करा देता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज करने का रीजन आपको पता लग गया। अब हम बात करते हैं कि 8.4 ml ही क्यों यूज किया है। बेसिकली आपको पता भी है, क्योंकि मैंने आपको बता के रखा है। मैं यहां से रफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए आपका जो परक्लोरिक एसिड है ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसके मोलिकुलर वेट की बात करता हूं तो 100.5 इसका मोलिकुलर वेट होता है, जो कि आपका ग्राम पर मोल में है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसकी परसेंटेज प्योरिटी की, तो मैंने अभी आपको बताया है कि आपका 72% प्योर होता है। और साथ में आपको पता होनी चाहिए डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग इसकी वॉल्यूम निकालने जा रहे हो। तो डेंसिटी इसकी होती है 1.67, ठीक है। अब आपको पता है कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम
इंटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम मान लेते हैं, देखो परसेंटेज प्योरिटी किसकी है, उसकी है जो आपकी लेबोरेटरी में रखा हुआ है। ये 100% होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन जो आपकी लैब में मौजूद है, जो आपके पास अवेलेबल है, वो 72% प्योर है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पता कर रहे हैं। यहां पर आपकी वॉल्यूम, अधिकतर आपकी बोतल 1000 ml की होती है, तो 1000 इंटू 1.67, दैट मीन 1670, ठीक है, ग्राम। तो ये क्या कहना चाह रहा है आपको कि आपकी लैब में जो 1000 ml की बोतल रखी है, 1 लीटर की बोतल रखी है, उस 1 लीटर में 1670 ग्राम किसके हैं, परक्लोरिक एसिड के हैं। समझ रहे हो बात को। अब हम यहां से निकाल लेते हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। वॉल्यूम हमको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी कांस्टेंट है, ऊपर 1000 आ गई तो बात खत्म। वेट आपका आया है 1670 ग्राम, ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है 100.5 क्या है, इसका मोलिकुलर वेट है, और जब आपका HClO4 टूटता है तो ये एक पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, यानी कि एक प्रोटॉन देता है। तो अगर मैं इसको 1 से डिवाइड भी करता हूं तब भी आपका 100.5 ही आएगा। तो मैं क्या करता हूं, उसको 100.5 से डिवाइड कर लेता हूं, एंड देन इट इज 16.62 नॉर्मल। ये आपकी नॉर्मलिटी आ गई है। लेकिन ये नॉर्मलिटी किसके लिए है, आपकी 100% प्योर के लिए है। अभी तक हमने यहां पर कोई जिक्र नहीं किया कि ये 72% के लिए है। तो ये नॉर्मलिटी आपकी है 100% प्योर HClO4। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर 72% प्योर HClO4। तो 72% प्योर के लिए क्या होगी आपकी, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू द 16.62 ये वाली इंटू 72 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपकी आ जाएगी 11.96 नॉर्मल। ठीक है, तो आपकी जो लैब में बोतल रखी है वो आपकी 72% प्योर है और उसकी नॉर्मलिटी कितनी है, 11.96 से है। ये आपने पहले भी किया है, जब आपने HCl का स्टैंडर्डाइजेशन किया था, H2SO4 का किया था, तब हमने आपको ये बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसको वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, याद रखना कि हमने 8.4 ml यूज किया था। अब आपको कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूला से नॉर्मलिटी इक्वेशन N1V1 इज इक्वल टू N2V2। मान लेते हैं ये पोर्शन आपका है बोतल के लिए, जो बोतल आपकी लैब में रखी है, और ये पोर्शन आपका है जो आपको बनाना है, मान लेते हैं प्रिपरेशन। तो बोतल की नॉर्मलिटी कितनी है, 11.96। अब आपको क्या पता करना है कि उस बोतल में से कितने ml मेरे को लेना है और कितने वाटर में या कितने एसिटिक एसिड में डिसोल्व करना है, यही तो आपका टारगेट है। तो V1 आपकी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि यही आपको पता करनी है, और N2 आपको बनाना कितना है, 0.1 नॉर्मल इंटू मान लेते हैं कि आपको 1000 ml बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपका 1000 ml ये यूज हो जाएगा, सॉरी 1000 यूज नहीं होगा, लेकिन आप 1000 ml बना लीजिए, आप 100 भी बना सकते हैं। तो V1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 11.96, बिकॉज ये हटेगी तो ये कट जाएगा, और ये आपकी अप्रोक्सीमेटली 8.36, जिसको हम लगभग मान सकते हैं 8.4 ml। ठीक है, तो 8.4 ml क्यों यूज किया गया, क्योंकि इसकी नॉर्मलिटी कितनी है, 11.96, और इसको यूज करते हुए हम लोग इसकी कैलकुलेटेड वॉल्यूम पता कर सकते हैं, जिससे हम लोग इसकी 0.1 नॉर्मल का फॉर्मेशन या प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ HClO4। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइट्रेंट के बारे में, कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप ये चीज समझ चुके हैं कि हम लोग परक्लोरिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, 0.1 नॉर्मल हमको कैसे बनाना है। मैं सिंपली आपको समराइज कर देता हूं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 900 ml आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं, इसके अंदर हम लोग 8.4 ml यहाँ पर हम लोग परक्लोरिक एसिड लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही आपका ये ड्रॉप वाइज और कंटिन्यूअसली स्ट्रिंग के साथ में आपका डाइल्यूट हो जाता है परक्लोरिक एसिड, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका 30 ml हम क्या ले लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसकी 1000 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं विद ग्लेशियल एसिटिक एसिड।
ठीक है, ये मैंने अभी तक आपको बताया था। एक बार मैं अगेन बता देता हूं कि 900 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है, 8.4 ml उसके अंदर परक्लोरिक एसिड डालना है, लेकिन ड्रॉप वाइज धीरे धीरे, और साथ में आपको विग्रस एंड कंटिन्यूअस स्ट्रीम करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको 30 ml ड्रॉप वाइज एसिटिक एनहाइड्राइड डालना है, ठीक है, ड्रॉप वाइज। और बाद में क्या करना है, इसके पूरे की आपको वॉल्यूम मेंटेन कर देनी है, मेकअप कर देनी है 1000 ml तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे। मैं आपको रीजन भी बता चुका हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों यूज करते हैं, इसका हम 8.4 ml क्यों ले रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड को इन दोनों के साथ में एक साथ मिक्स क्यों नहीं कर सकते, तो तीनों रीजन मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में, जो कि आपका है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइट्रेंट। और टाइट्रेंट हमारा यहाँ पर क्या है, परक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो कि आपका है 0.1 नॉर्मल। आपको यह पता होना चाहिए कि परक्लोरिक एसिड आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये क्या है आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। और आपको यह भी पता है कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंपाउंड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसको किसके अगेंस्ट करेंगे हम लोग, टाइट्रेट प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट करेंगे, ठीक है। क्यों करते हैं, अगर आप सेकेंडरी को सेकेंडरी के अगेंस्ट कर रहे हो तो सेकेंडरी का मतलब क्या है, इतना प्योर नहीं है जितना आपका प्राइमरी है। अगर आप उसको लेस प्योर कंपाउंड के साथ में स्टैंडर्डाइज करते हो तो वो तो पहले से आपका लेस प्योर है, वो एक्यूरेट आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि अगर आपने 0.1 बनाया है, नॉर्मल बनाया है, तो ये 0.1 है या नहीं, है ना, ये एग्जैक्ट तभी पता लग पाएगा जब टाइट्रेंट आपका क्या होगा, हाईली प्योर होगा, है ना, सही से रिएक्शन कर पाएगा आपके सैंपल के साथ में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड को प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ में टाइट्रेट करते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड का एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। इसको हम किसके साथ में टाइट्रेट करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ में, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ में, जिसकी स्ट्रक्चर आपकी होती है, यहां पे मैं दिखा देता हूं। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट आपका होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, और यहां पर आपका COO और यहां पर आपका COOH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन कौन सी होगी आपकी, यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा टाइट्रेशन का, जब आपका HClO4 इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, यहां से पोटेशियम को रिमूव कर देगा, ठीक है। आपकी रिएक्शन क्या होगी, आपका कंपाउंड बनेगा COOH और COOH प्लस आपका KClO4 बन जाएगा। दिस इज द थैलिक एसिड, ठीक है, ये क्या है आपका डाइहाइड्रोजन थैलेट है, ये आपका थैलिक एसिड है, और ये आपका क्या है, पोटेशियम परक्लोरेट है, ठीक है, ये आपका क्या है, साल्ट है। और आपको पता है ये बेस है आपका, ये एसिड है, दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपका साल्ट बनेगा ही बनेगा। तो यहीं पर आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा जब आपकी रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे लगता है यहां तक आपके समझ में आया है कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड आपका परक्लोरिक एसिड है, जिसके लिए हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जो कि आपका है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है, ठीक है। यहां पर आपका प्रिंसिपल क्या होगा, इस पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के साथ में आपका परक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेगा और आपका डाइहाइड्रोजन थैलेट और साथ में आपका पोटेशियम परक्लोरेट, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जहां पर आपका एंड पॉइंट भी आएगा। इसी के साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका होता है 240 × 22, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपका 240.22 का क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो ये मैं इसका रफ कर देता हूं। अब टाइट्रेशन करना आप लोग सीख चुके हैं, क्योंकि अभी तक आपने एसिड बेस टाइट्रेशन को कंप्लीटली पढ़ा है, ठीक है। अब देखो, एक हमारे पास में क्या है, टाइट्रेंट है, एक हमारे पास में क्या है, टाइट्रेंट है, जो कि आपका ब्यूरेट में रहेगा। ये आपका कितना है, 0.1 नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका टाइट्रेंट कितना है, आपका टाइट्रेंट कितना है, 0.1 नॉर्मल है। ये क्या है आपका परक्लोरिक एसिड। अगर ये 0.1 नॉर्मल है तो आपका टाइट्रेंट भी 0.1 नॉर्मल होना चाहिए। स्टोइकियोमेट्री आपकी यही कहती है, ठीक है। ये आपका है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, समझ रहे हो बात को। तो हम क्या करते हैं, आपके ब्यूरेट में, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्यूरेट, यहां पर हम लोग 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट ले लेते हैं, और कोनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या ले लेते हैं,
कोनिकल फ्लास्क में हम लोग यूज कर लेते हैं आपका 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड, ये आपका सैंपल है जिसका आपको पता करना है, ठीक है। और इसी में हम क्या डाल देते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर आपका क्या है, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट आपका यहाँ पर इंडिकेटर है। गॉट इट। अब हम देखते हैं कि 0.1 नॉर्मल, ये तो आप बनाना सीख गए, आपने पहले वाले में क्या है 0.1 नॉर्मल बनाया। अब इसको कैसे बनाएंगे, कि चूंकि पोटेशियम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 240 है, तो हम निकाल लेते हैं W इज इक्वल टू NeV डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो इसका नॉर्मेलिटी कितनी है, मेरे को 0.1 नॉर्मल बनाना है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है आपका 240 ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है आपका एक ही पॉजिटिव आयन डोनेट कर पाता है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या रहेगा 240, अगेन सेम रहेगा 240.22 इनटू आपके वॉल्यूम, मान लेते हैं मेरे को ये 25 ml बनाना है, ठीक है, 25 ml आपका बनाना है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 1000। तो फाइनली आपका ये कैलकुलेट होके आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.51 ग्राम, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट करके देखना, आपका रिजल्ट क्या आएगा 0.51 के लगभग आएगा। तो दैट मीन 0.51 ग्राम को मैं किस में घोलूंगा 25 ml में, ठीक है, 25 ml। आप 100 ml भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 25 की जगह पर 100 रख दीजिए, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो 0.51 ग्राम को मैं 25 ml में घोलूंगा, जिससे मेरे को 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ब्यूरेट में डाल दूंगा, नीचे आपका HClO4 हो जाएगा और क्रिस्टल वायलेट हो जाएगा। अब आगे का प्रोसेस आपको पता है, हम टाइट्रेशन करेंगे, टाइट्रेशन करने के बाद इंडिकेटर आपका कलर चेंज करेगा, जहां पर इंडिकेटर कलर चेंज करेगा हम ब्यूरेट को बंद कर देंगे और वॉल्यूम नोट कर देंगे। ये वॉल्यूम या तो आप 3 बार नोट करोगे, 3 बार रिपीट करोगे टाइट्रेशन को, या अगर आपकी वॉल्यूम शुरू की 2 वॉल्यूम आपकी सेम आ जाती है तो उसी को हम फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं, ठीक है। एंड फाइनली जब आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग N1 V1 बराबर N2 V2 का फॉर्मूला लगा के यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं ये पोर्शन आपका पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के लिए है और ये पोर्शन आपका HClO4 के लिए है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट आपका नॉन है तो 0.1 इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। V1 ये आपकी ब्यूरेट की रीडिंग है, जो भी आपकी रीडिंग आएगी उसकी वैल्यू यहां पर रख देना, इज इक्वल टू N2 हमको अननोन रखना पड़ेगा, ठीक है। भले ही आपको पता है कि आपने 0.1 बनाया है, लेकिन आप इसको स्टैंडर्डाइज तभी कर पाओगे जब आप इसको नॉर्मेलिटी को अननोन रखोगे। तो N2 एंड V2 मान लेते हैं, मैंने नीचे 10 ml लिया था, कोनिकल फ्लास्क में कितना लिया है, तीनों बार 10-10 ml लिया है, तो यहाँ पे मैं 10 रख दूंगा। तो कैलकुलेट होने के बाद में जो भी आपकी आएगी, दिस इज द स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी ऑफ द HClO4। या आपकी सेम भी आ सकती है, 0.1 भी आ सकती है, या कुछ आपकी चेंज भी हो सकती है, ठीक है। या आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद ही पता लगेगा। तो गाइस इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आया है। मैं रिपीट कर देता हूं, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग कंफर्म करते हैं कि क्या ये 0.1 बना है। इसके लिए हमको टाइट्रेशन करना पड़ता है, जहां पे हम लोग एक टाइट्रेंट लेते हैं। अगर टाइट्रेंट आपका, अगर कोनिकल फ्लास्क वाला आपका सेकेंडरी है तो हमको प्राइमरी लेना पड़ेगा, जो कि हमने पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को लिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की हमने स्ट्रक्चर देखी और रिएक्शन देखी, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, जहां पर आपका पोटेशियम परक्लोरेट बनता है, ठीक है। इस पोटेशियम परक्लोरेट बनने के साथ ही आपका इंडिकेटर भी कलर चेंज करेगा, और उस कलर चेंज करते ही आप लोग क्या कर लेते हो, वॉल्यूम नोट कर लेते हो, और उस वॉल्यूम को आप लोग इस फॉर्मूला में रख के फाइनली इसकी नॉर्मेलिटी पता कर सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी नॉर्मेलिटी 0.1 है, या इससे ज्यादा है, या इससे कम है। फाइनली आपको पता लग जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है, जो भी आपको पता लगेगा उसी को आपको अगले वाले प्रोसेस में, अगले वाले स्टेप में यूज करना है। वहां पर आप 0.1 नॉर्मल यूज नहीं करोगे, ठीक है। जितनी भी आपकी है उसी को आप लोग मान के चलोगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप के बारे में, जो कि आपका मेन स्टेप है। दिस इज द एस्से ऑफ सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अब क्या है आपका, अब आपके ब्यूरेट में कौन रहेगा, अब आपके ब्यूरेट में रहेगा परक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये हमारा टाइट्रेंट है और ये आपका 0.1 नॉर्मल हो सकता है, या जो आपका कैलकुलेट होने के बाद आया है उतना आप लोग रखोगे, ठीक है। और आपके कोनिकल फ्लास्क में कौन रहेगा, कोनिकल फ्लास्क में आपका रहेगा 0.1 नॉर्मल सोडियम बेंजोएट, जो कि आपका सैंपल है जिसका आप एस्से कर रहे हो।
और साथ में आपका यहाँ पर इंडिकेटर रहेगा क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, ये बात समझ गए। अब यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होगी, चूंकि आपके कंपाउंड क्या है, सोडियम बेंजोइट है, दैट मीन ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये आपका रिएक्शन करेगा HClO4 के साथ में, और ये आपका बनाएगा बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहां से आपका सोडियम रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आपका बेंजोइक एसिड बनाएगा, और साथ में आपका सोडियम परक्लोरेट बनाएगा। ये आपका साल्ट है, और इसी के साथ आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, और इसी के बाद आपका एंड पॉइंट आएगा। ठीक है गाइस, तो यहां तक आप लोग समझ चुके हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो ये सोडियम बेंजोएट है, इसको आप लोग बनाओगे कैसे। ठीक है, इसको आप लोग बनाओगे कैसे, तो सिंपल क्या है, आप इसका वेट निकाल लीजिए। वेट इज इक्वल टू NeV डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, आपको बनाना कितना है, 0.1 बनाना है, दिस इज द नॉर्मलिटी। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आपको पता है, इसका मोलिकुलर वेट होता है 144.11। ठीक है, और मान लेते हैं आपको ये 20 ml के लिए बनाना है या 100 ml के लिए बनाना है, मैं यहाँ पर 20 ले रहा हूँ। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 1000, तो फाइनली आपकी ये वैल्यू कैलकुलेट होके अप्रोक्सीमेटली 0.25 के लगभग आपकी आ जाएगी। यानी कि आपको 0.25 ग्राम लेना है सोडियम बेंजोएट का, और इसको 20 ml के साथ में आपको डिसॉल्व कर देना है। ध्यान रखना, वाटर यूज नहीं करना है। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को भी आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करोगे, और इसको भी आप लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड में ही डिसॉल्व करोगे। तो इससे आपका क्या होगा, 0.1 नॉर्मल सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, यानी कि आपका सैंपल तैयार हो चुका है। और HClO4 आप लोग पहले ही बना चुके हैं और उसको स्टैंडर्डाइज भी कर चुके हैं। अब आप लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करिए, आपका टाइट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही आपका एंड पॉइंट आएगा, क्रिस्टल वायलेट आपका वायलेट कलर से लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका लाइट ग्रीन कलर आएगा, आप ब्यूरेट बंद कर दीजिए, इसकी वॉल्यूम नोट कर लीजिए। ये वॉल्यूम या तो आप लगातार 3 बार प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, या कोई 2 वॉल्यूम आपकी सेम आ जाए। ठीक है, अगर 2 वॉल्यूम आपकी सेम आ जाती है तो उसी को फाइनल वॉल्यूम मानकर आप लोग इसको कर सकते हो। एंड से ही आपका टाइट्रेशन कंप्लीट होगा, आपके पास V की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। V मतलब आपका HClO4 कितना यूज हुआ है, ये आपको पता लग जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या होता है, चूंकि आपको पता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन आपका सिंपल टाइट्रेशन नहीं है, तो यहाँ पर N1V1 की जरूरत नहीं है। ये आपका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन होता है, और आपका यहाँ पर हेडिंग भी लिखी है, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। एस्टिमेशन का मतलब होता है एसए, और एसए का मतलब होता है परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करना। तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर किस तरीके से रहेगी, आपका फॉर्मूला रहेगा परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट मतलब आपके HClO4 की कितनी वॉल्यूम यूज हुई है आपके इसको न्यूट्रलाइज करने में, इनटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट, नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट यानी कि HClO4 की नॉर्मेलिटी, लेकिन ये नॉर्मेलिटी आपकी कैसी है, कैलकुलेटेड। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी आपकी कैसी है, कैलकुलेटेड। यानी कि जब आपने इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया था तब आपकी नॉर्मेलिटी कितनी आई थी, वो आपकी 0.1 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो वो जो भी आपकी थी उसकी वैल्यू आपको यहां पर रखनी है, इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर। ठीक है, यहां पर इक्विवेलेंट फैक्टर लिखना है। इक्विवेलेंट फैक्टर का मतलब है कि आपके HClO4 का कितना ml, इसके कितने ग्राम को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि इसका 1 ml कितने ग्राम को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे कि आपका 1 ml HClO4 अप्रोक्सीमेटली 0.01441 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट फैक्टर। इस वैल्यू को आप लोग क्या करोगे, यहां पर रख दोगे। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल। सैंपल क्या है आपका, सोडियम बेंजोएट है, और इसका हमने कितना यूज किया है, 0.25 ग्राम। तो इस वैल्यू को आप यहां पर रख दोगे, इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट, नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट। देखो ये दूसरी नॉर्मेलिटी है, टाइट्रेंट की 2 नॉर्मेलिटी यूज होगी, एक आपकी कैलकुलेटेड और एक आपकी एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड।
ये मार्कर आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी नॉर्मेलिटी आपकी कौन सी होगी, एक्सपेक्टेड होगी, ठीक है, एक्सपेक्टेड। आपने एक्सपेक्ट कितना किया था, जब आपने इसको बनाया था तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये आपका 0.1 बना है, तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या होगी 0.1, और यहां पर कौन सी नॉर्मेलिटी है जो स्टैंडर्डाइज होने के बाद पता लगी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ऊपर आएगी और एक्सपेक्टेड की वैल्यू नीचे आएगी इनटू 100। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप लोग इसकी परसेंटेज प्योरिटी पता कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसकी नॉर्मेलिटी भी पता कर सकते हो, क्योंकि आपके पास V की वैल्यू है और N1 V1 लगाकर आप पता कर सकते हो। तो टाइट्रेशन तो हो ही रहा है साथ के साथ, यानी कि आप इसकी कंसेंट्रेशन तो पता कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आप इसकी परसेंटेज प्योरिटी भी पता कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, जो आपकी ब्यूरेट की रीडिंग आई है वो यहां पर लिखी जाएगी, इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट, HClO4 की स्टैंडर्डाइज होने के बाद जो नॉर्मेलिटी आई है वो यहां पर लिखी जाएगी, इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर जो कि आपका 0.01441 है, ये आपका यहां पर लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल, जितने सैंपल आपने लिया है, ठीक है, 0.25 ग्राम लिया है तो यहां पर लिखा जाएगा, इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ टाइट्रेंट, एक्सपेक्टेड नॉर्मेलिटी, आपने एक्सपेक्ट कितना किया है 0.1, तो 0.1 आपका यहां पर लिखा जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना और इस फॉर्मूला को लगाकर देखना, ठीक है। आई होप प्रैक्टिकल करने के बाद ये आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको आइडिया लग चुका है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका डायरेक्टली एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राइट ए नोट ऑन एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट या एसे ऑफ सोडियम बेंजोएट, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इवन ये आपका टॉपिक, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला या इसकी जो नॉलेज आपकी है ये आपकी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी काम आएगी, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी ड्रग्स का एसे करना पड़ेगा, तो वहां पर भी आपका यही फॉर्मूला काम आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस लंबा टॉपिक है आपका, पेशेंस रखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा, कोई भी डाउट रहता है आपको तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सोल्व इट। और बोर्ड आपका सही से नहीं दिख रहा है तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका मार्कर की इंक खत्म हो गई थी और अगर मैं बीच में फिल करता तो आपकी वीडियो डिस्टर्ब हो जाती। सो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।